मुरलीधर जी आज अपने बैठक में बैठे हुए बहुत ही रो रहे थे और अपनी बेटी को फोन लगा रहे थे। जैसे ही उनकी बेटी फोन उठाई तो बोले, बेटा मेरे पास आ जाओ, वक्त बहुत कम है। कल जैसे तुम्हारी माँ का देहांत हो गया था, शायद आज मैं भी नहीं बच पाऊंगा। उनकी बेटी सुनकर उनके हाथ पैर फूल गए और बोले, पिताजी आपके साथ क्या हो रहा है, मुझे बताइए। लेकिन मुरलीधर जी कुछ भी नहीं बोल पाए और बोले, बस जल्दी से जल्दी तुम मेरे पास आ जाओ, इतना ही कहकर फोन काट दिए। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। यह कहानी आपको बहुत ही कुछ अच्छा लगने वाला है। मनोरंजन के लिए मैं आपके लिए स्टोरी लाती हूँ, तो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुरलीधर जी के दो बेटे और एक बेटी थी, जिनकी शादी वे धूमधाम से कर चुके थे। मुरलीधर जी की पत्नी श्वेता वो बहुत ही अच्छी थी और अपने दोनों बहुओं को भी बहुत प्यार करती थी, और बेटे भी अपने माँ बाप को बहुत सम्मान किया करते थे। उनकी बेटी, जो एक ही बेटी थी, उनका भी अपने ही शहर में मुरलीधर जी एक बहुत अच्छे लड़के के बिजनेसमैन से शादी कर चुके थे, और उनकी बेटी हरदम आया करती थी उनसे मिलने। लेकिन जब से दोनों बेटे के शादी हुई है, यानी कि बहू घर में आई है, तब से उनकी बेटी उनके पास कम ही मिलने आती है। वह जानती है कि भाभीयों को बुरा न लग जाए कि हरदम मुंह उठाकर ननद घर पर आ जाती है, इसलिए उनकी बेटी कम ही मिलने आया करती थी। लेकिन वक्त बदलते देर कहाँ लगता है। दोनों बहुएं पता नहीं दोनों बेटों को क्या किया पट्टी सिखला दी कि अब दोनों बहुएं की बात उनके बेटे मानने लगे, और अब सास ससुर का तो कहना दूर दूर तक होने लगा। यह कहिए कि वक्त वक्त का खेल है। अब दोनों बेटों का भी तो परिवार बढ़ गया, इसलिए अपनी पत्नियों का तो बात मानना ही था, और दोनों बेटे पता नहीं कब पैसे के पीछे भागने लगे। माँ बाप को और खासकर यानी कि मुरलीधर जी को और श्वेता को कुछ पता ही नहीं चला। श्वेता जी का तबीयत भी बहुत खराब रहने लगा था, उनका इलाज में पैसा भी लग रहा था। मुरलीधर जी का जो पेंशन आता था, यानी कि मुरलीधर जी जो अपना कोई भी जो काम करते थे जिनमें उनका सरकारी जॉब था, उनसे पेंशन उनका आता था, क्योंकि अब तो वह जॉब हाथ से निकल गया था, उम्र हो चुकी थी, इसलिए सिर्फ पेंशन के सहारे ही वो अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। और उनके दो बेटे भी तो थे, उन्हें क्या पता था कि दोनों बेटे हाथ खड़े कर देंगे। श्वेता जी का जब तबीयत खराब रहने लगा तो दोनों बेटों ने अपने अपने हाथ खड़े कर दिए और बोले, पिताजी अब मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं माँ का इलाज करा सकूं। मेरे भी बाल बच्चे हैं, पत्नियां हैं, मुझे भी देखना है। अगर मैं अपने माँ पर सारे पैसे खर्च कर दूंगा तो अपने बाल बच्चे को कैसे परवरिश करूँगा, उन्हें कैसे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, फिर शादी ब्याह, बहुत सारे खर्चे होते हैं। और मेरा या मेरी पत्नी का भी जब तबीयत खराब होगा या कहीं जाना आना होगा तो कहाँ से मैं पैसे तुरंत ले आऊँगा। हमारी इनकम उतनी थोड़ी होती है जितना आप सोच रहे हैं। माँ का तो अब उम्र हो चुका है, वो तो भगवान की प्यारी अब होने वाली है, तो उनके पीछे आप हाथ धोकर झूठ मूठ का ही पड़े हैं। पिताजी आपके भी जो पैसे हैं मुझे ही दे दीजिए। इतना सुनते ही मुरलीधर जी की आंखों से आंसू आने लगे। उन्होंने एक थप्पड़ दोनों एकत्र थप्पड़ दोनों बेटों को जड़ दिया। दोनों बेटों के जमीन से पांव तले जमीन खिसक गए। दोनों बेटों ने पिताजी को बहुत खड़ी खोटी और सुनाया और धमकी देकर चले गए। बोले कि आप मुझे अब आइंदा से मुझसे पैसे कभी मत मांगिएगा। दो रोटी वक्त की रोटी मिल जा रही है, उसमें ही आप इतना ही ठहरा रहे हैं। जब वह रोटी भी आपको नहीं मिलेगा तब समझ में आएगा। मुरलीधर जी भी गुस्से में बोल दिए थे कि दो वक्त की रोटी देकर तुम्हें एहसान नहीं कर रहे हो। और उसके बाद क्या था, फिर अगले दिन से दोनों को खाना पीना भी बंद हो गया। श्वेता जी की तो तबीयत ज़्यादा खराब थी, उनको तो दवा खाने की भी ज़रूरत थी, इसलिए उनके लिए तो एक रोटी चाहिए ही चाहिए था। सुबह में मुरलीधर जी दोनों बहुए बेटों से मांगे, लेकिन कोई भी नहीं दिया। लास्ट में उन्होंने ब्रेड का टुकड़ा दोनों बहुओं बेटों ने बिक दिया। पता नहीं कब का था, ब्रेड खराब हो चुका था। मजबूरन में श्वेता जी वही खाकर दवा खा ली, लेकिन उनकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। और फिर क्या था, मुरलीधर जी खुद ही लकड़ी का चूल्हा ईंट भट्टा बनाकर और लकड़ी जमा कर कर एक दो लिट्टी सेक देते हैं आटे का सान कर, और फिर उसके बाद अपनी पत्नी श्वेता को खिलाकर दवा देते हैं। कुछ तबीयत पे असर कुछ ठीक था, क्योंकि पेट भी भर चुका था।
मुरलीधर जी भी एक दो लिट्टी लकड़ी का भट्टा वाला खा लेते हैं। कुछ दिनों के बाद जब उनकी बेटी आती है तो अपने माँ बाप की ऐसी स्थिति देखकर बहुत रोती है और बोलती है, पिताजी ऐसे कैसे हो गया। मुरलीधर जी अपनी बेटी को सारी कहानी बताते हैं कि बेवक्त औलाद को बदलते देखा है, लेकिन इस प्रकार से तड़पाते हुए माँ बाप को मैंने आज पहली बार देख रहा हूँ। मैं हर आदमी को देखता था कि अपने माँ बाप को इस प्रकार से घर से बेदखल कर देते हैं, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे खुद के औलाद भी मेरे साथ ऐसा ही करेंगे। तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए दोनों भाइयों ने हाथ खड़े कर दिए और घर से पैसे देने मना कर दिए। जब मैं उनके विरोध किया तो खाना पीना भी बंद कर दिए। अब क्या था, उनकी बेटी निर्मला हरदम अपने माँ और पिताजी के लिए खाना लेकर आ जाया करती थी, लेकिन यह बात भी उनके बेटे बहू को हजम नहीं हुआ। एक दिन निर्मला जैसे ही खाना देकर गई कि दोनों बेटे बहू फिर से आ गए सास ससुर के पास लड़ने झगड़ने। श्वेता जी का तबीयत उसी प्रकार से चल ही रहा था कि ही बातों में पता नहीं किस प्रकार से श्वेता जी को बड़ी बहू ने धक्का दे दिया और वह उसे ही पर चोट लगकर जमीन पर बेहोश हो गई। उनका खून जारी होने लगा, बहुत सारे खून ब्लड गिरने लगे। यह देखकर मुरलीधर जी बहुत ही चकित हो गए और रोने लगे और चिल्लाने लगे, उन्हें अस्पताल ले चलो, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ा और श्वेता जी का वहीं पर निधन हो गया। अब मुरलीधर जी अकेले बच गए। उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो उसी प्रकार से अपनी पत्नी को गोद में लेकर बैठे रहे और रोते रहे। रात किस प्रकार से गुजरा समझ में ही नहीं आया। जब सुबह श्वेता आई तो अपनी माँ को इस प्रकार से देखकर बहुत रोई और दोनों भाइयों भाभियों को बहुत कुछ सुनाई, लेकिन सुनाने से क्या था, फिर अपनी माँ का क्रियाक्रम करवाई और पिताजी के साथ कुछ पल अच्छे से बिताई। कुछ दिनों तक पिताजी के साथ ही रही अच्छे से और उनका ख्याल रखी। वह जानती थी कि मुरलीधर जी अब यानी कि निर्मला का पिताजी अब अकेले पड़ चुके हैं, तो उनको कुछ सहारे की ज़रूरत है। और दोनों भाई भाभियाँ तो हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्हें तो बेशर्म हो चुके हैं, अपने सास का जान लेने के बाद भी अस्पताल भी नहीं ले गए, ना ससुर जी का साथ दिए। फिर क्या था, अब विनीता अब श्वेता के चले जाने के बाद मुरलीधर जी अकेले रहने लगे थे। निर्मला भी कितने दिनों तक वहाँ रहती, वह वहाँ से चली गई और फिर उसके बाद अपने घर गृहस्थी में रम गई। रोज़ खाना पीना दे दिया करती थी। पिताजी को कहती थी कि पिताजी मेरे साथ चलिए, लेकिन मुरलीधर जी अपनी बेटी के घर जाना पसंद नहीं करते हैं। कहते हैं कि बेटी के हाथों का घर का तो पानी भी नहीं पिया जाता है, मैं तुम्हारे घर जाकर कैसे रह सकता हूँ। और समाज वाले आखिर क्या कहेंगे कि दो दो बेटे बहू होते हुए भी अपने बेटी के घर जाकर रह रहे हैं। उनको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन निर्मला हरदम फ़ोन पर बात कर लिया करती थी 4 घंटा 3 घंटा के बाद। इसी प्रकार से एक दिन दोनों बेटे बहू उनका जो पैसा पेंशन आता था कागजात चुरा लिए और उसके बाद जब मुरलीधर जी मांगे तो उन्हें बहुत कुछ दाना उना दिए और उन्हें भी बहुत मारे पीटे। इसलिए मुरलीधर जी अपनी बेटी के पास फ़ोन लगाकर बोले, बेटी जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी माँ तो चली गई, मैं भी अब जाने वाला हूँ। लेकिन और कुछ भी आगे नहीं बोल पाए, क्योंकि उनको हिम्मत ही नहीं हो पा रहा था, आवाज़ ही नहीं निकल पा रहा था। निर्मला फौरन अपने पति के साथ दौड़ी हुई आई। जब आई तो देखी पिताजी बेहोश थे। उन्हें हॉस्पिटल लेकर चली गई और फिर उनका इलाज करवाई। इलाज के दौरान तो वह ठीक हो गए मुरलीधर जी, लेकिन फिर क्या था, वह जानते थे कि मेरे साथ तो ऐसा ही होने वाला था, लेकिन वह तेग बहुत अपने दोनों बेटों बहू को अब उनकी करनी का सज़ा ज़रूर ही देना चाहते थे। इसलिए जब बेटे बहू उनको बहुत मार पीट रहे थे तो अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके एक साइड रख दिए थे। वह जान रहे थे कि ऐसा ही कुछ करेंगे, इसलिए वह रिकॉर्डिंग था। वह रिकॉर्डिंग निर्मला को दे दिए। निर्मला और उसके पति जाकर पुलिस में केस दर्ज करवा दिए और मुकदमा चला। दोनों बेटे बहू को उसकी सास की जान लेने और पिता को टॉर्चर करने के लिए बहुत लंबी 12 साल की जेल में सजा हुई। दोनों बेटे बहू को सजा मिल गया और मुरलीधर को उनका घर, वो अपने घर में किराए के लगाकर जो पैसा आता था उससे गरीबों में दान कर दिया करते थे और जो पेंशन आता था उससे अपना गुजारा करते थे। निर्मला भी अपनी ज़िंदगी में खुश थी, क्योंकि पिताजी को तो
अब उनकी ज़रूरत ही नहीं थी। निर्मला ऐसे फ़ोन पे बात कर लिया करती थी या महीना में एक बार अब आ जाया करती थी, क्योंकि निर्मला निर्मला अपने पिताजी के लिए 2-3 नौकर रख दे चुकी थी घर में। जो पेंशन आता था उससे तो गुज़ारा चलता था, और जो किराया था उससे गरीबों में दान भी होता था और नौकरों को पैसा भी दिया जाता था। जब बेटे बहू जेल से छूट कर आए तो अपने पिताजी का ठाठ देखकर उनके पाँव तले ज़मीन खिसक गए, लेकिन वह जानते थे कि अब पिताजी को किस प्रकार से निकालना है। वह घर से बाहर निकालना ही चाह रहे थे कि वहाँ पर पुलिस आ गए और फिर से धमकी दी कि मुरलीधर जी का अगर घर फिर से खाली करवाए या उन पे हक जताए तो तुम दोनों को फिर से अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि मुरलीधर जी अब अपने वसीयत में लिखवा चुके हैं कि मेरा कोई भी बेटे बहू पर मेरी ज़मीन जायदाद में हक नहीं है। यह सारा ज़मीन जायदाद अब निर्मला का है। दोनों बेटे बहू हाथ मलते रह गए। अपनी करनी की सज़ा तो उन्हें मिल ही चुकी थी, और अब उम्र होने की वजह से उनका अब कारोबार भी चला गया था। वो अब रोड पर आ गए थे। तो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अगर सचमुच दिल को भा गया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक